स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस का चैप्टर 4 आगे कंटिन्यू करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन साहब ने एटम का जो मॉडल दिया था, एटॉमिक मॉडल दिया था, उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड साहब ने एटम के लिए जो मॉडल दिया, एटॉमिक मॉडल दिया, उसको स्टडी करेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट से। रदरफोर्ड साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको कि हम लोग गोल्ड फॉयल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। गोल्ड फॉयल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या गोल्ड फॉयल अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट में थिंग्स टेकन, कौन कौन सी चीज़ें ले गई थी रदरफोर्ड के द्वारा। रदरफोर्ड साहब ने गोल्ड फॉयल लिया। ये गोल्ड फॉयल अबाउट 1000 एटम्स थिक था, यानी कि उस गोल्ड फॉयल की जो थिकनेस थी वो लगभग 1000 एटम्स के थिकनेस के बराबर थे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि आखिर रदरफोर्ड साहब ने गोल्ड फॉयल ही क्यों लिया, किसी और मेटल का या किसी और एलिमेंट का फॉयल उन्होंने क्यों नहीं लिया। तो जवाब ये है कि रदरफोर्ड साहब चाहते थे कि उनके पास जो वो फॉयल हो वो एज थिन एज पॉसिबल हो। जो एक्सपेरिमेंट में वो फॉयल लेना चाहते थे, वो चाहते थे कि वो फॉयल एज थिन एज पॉसिबल हो, जितना पतला से पतला संभव हो सकता है उतना पतला से पतला संभव हो। और ये तभी पॉसिबल होगा जब कोई मेटल इस तरह की प्रॉपर्टी रखता हो। तो गोल्ड में ही वो सबसे अधिक प्रॉपर्टी पाई जाती है कि उसको पीट कर पतले से पतले चादर में बदला जा सकता है। उसको पीट कर उसको थिन से थिन शीट में, फाइल में कन्वर्ट किया जा सकता है। इतनी अधिक थिन शीट में बदलने वाली जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी किसी और मेटल में या एलिमेंट में नहीं है जो कि गोल्ड में होती है। इसीलिए रदरफोर्ड साहब ने गोल्ड लिया ताकि उससे वो थिनेस्ट पॉसिबल फॉयल बना सके, और उन्होंने बना लिया। जो उन्होंने गोल्ड फॉयल बनाया वो 1000 एटम्स थिक था। फिर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स लिए। ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे दरअसल डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस थे। क्या थे? ये जो अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने लिए थे वो डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस थे, यानी कि हीलियम के आयंस थे जो डबली चार्ज थे, डबल चार्ज थे, उनको उन्होंने लिया। यहाँ भी एक बार ये क्वेश्चन राइज होता है कि उन्होंने डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस क्यों लिए, यानी कि अल्फा पार्टिकल्स क्यों लिए। वो चाहते थे एक ऐसा पार्टिकल हो उनके पास जो पार्टिकल फास्टेस्ट मूवमेंट शो करे, उसका मास ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि उससे जो एनर्जी मिले वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। चूँकि डबली चार्ज हीलियम जो एटम्स हैं उनका मास 4u होता है। कितना होता है? 4u, यानी कि 4 यूनिट, 4 एटॉमिक यूनिट होता है। 4u होता है मास डबली चार्ज हीलियम आयंस का। और जब ये 4u मास वाले डबली चार्ज हीलियम आयंस यानी कि अल्फा पार्टिकल्स फास्ट मूवमेंट करते हैं तो इनमें हाईएस्ट पॉसिबल एनर्जी होती है, और उस हाईएस्ट पॉसिबल एनर्जी के साथ ये किसी भी चीज़ को हिट करते हैं। इसीलिए उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का ही चुनाव किया। अब ये तो गए थिंग्स टेकन, कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने ली और क्यों ली, ये हमने आपको एक्सप्लेन आउट किया। अब है कि वो जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे थे वो एक्सपेरिमेंट कैसा था, है ना। उस एक्सपेरिमेंट कैसा था उसको जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि
कि जो भी एक्सपेरिमेंट करने जा रहे थे रदरफोर्ड साहब, उस एक्सपेरिमेंट से उनकी उम्मीदें क्या थी, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी। तो रदरफोर्ड साहब की एक्सपेक्टेशन ये थी कि उनको पता था जे थॉमसन साहब का एटॉमिक मॉडल, और उसी जे थॉमसन साहब का एटॉमिक मॉडल को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना ये एक्सपेरिमेंट किया था, और उस एटॉमिक मॉडल को ध्यान में रखते हुए जानना चाहते थे कि एक्चुअली जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उस वक्त आपको याद होगा मैंने बताया था कि दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जानकारी हो चुकी थी। एक इलेक्ट्रॉन्स जो कि निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स थे, दूसरे प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स थे। अब रदरफोर्ड साहब का इंटरेस्ट इस बात में था जानने में कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, वो दरअसल एक एटम के अंदर किस तरह से एडजस्टेड होते हैं, किस तरह से वो लोकेटेड होते हैं, किस तरह से सिचुएटेड होते हैं, वो जानना चाहते थे, इसलिए वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उनके अपने जो एक्सपेरिमेंट्स थे, उस एक्सपेरिमेंट से कुछ उम्मीदें थी जे थॉमसन साहब का एटॉमिक मॉडल को ध्यान में रखते हुए। तो वो उम्मीदें ये थी, अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड एटम्स, यानी कि गोल्ड एटम्स के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स दो थे ना, जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के हिसाब से बात करें तो एटम के स्ट्रक्चर में, एटम के अंदर दो तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव चार्ज थे, प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिव चार्ज थे। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे। जब गोल्ड फॉयल को अल्फा पार्टिकल से हिट किया जाएगा तो अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं, डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस हैं, और वो भी पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। क्या हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड। अल्फा पार्टिकल्स डबली चार्ज हीलियम आयंस हैं जिनके पास मास 4u का है, और वो भी जो चार्ज्ड हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। जबकि अगर हर चीज़ एटम से बनी है तो गोल्ड फॉयल भी गोल्ड के एटम से मिलकर बना होगा, और गोल्ड फॉयल के गोल्ड एटम्स में भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे, यानी कि गोल्ड के एटम्स में भी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, तो वो भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, और ये भी चार्ज पार्टिकल है। जब उन चार्ज पार्टिकल्स को हिट किया जाएगा इस वाले चार्ज पार्टिकल से हाई स्पीड के साथ, हाई एनर्जी के साथ, तब तो डिफ्लेक्शन होगा ना, क्योंकि हमें यह भी पता है कि अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते, रिपेल करते हैं। पॉजिटिव एंड पॉजिटिव भी क्या करते, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। इसका अर्थ ये हुआ कि जब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचेगा, ये अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज्ड है और अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इनमें अट्रैक्शन होगा, और उस अट्रैक्शन की वजह से इनमें एक डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगा अल्फा पार्टिकल्स में, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स तो मूविंग पार्टिकल्स हैं और एटम के अंदर ये फिक्स पार्टिकल्स हैं, तो डिफ्लेक्शन तो किस में देखने के लिए मिलेगा, अल्फा पार्टिकल्स में ही देखने के लिए मिलेगा। सिमिलरली जब अल्फा पार्टिकल्स हिट करेंगे किसको, प्रोटॉन्स को, है ना, तो अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स भी पॉजिटिवली चार्ज्ड, और सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, इसलिए इसमें रिपल्शन होगा, और इस रिपल्शन की वजह से अल्फा पार्टिकल्स में डिफ्लेक्शन मिलेगा, क्योंकि प्रोटॉन में तो मिलेगा नहीं, प्रोटॉन फिक्स्ड है, स्टेबल है एटम के अंदर। अल्फा पार्टिकल ही मूविंग पार्टिकल्स हैं, तो डिफ्लेक्शन अल्फा पार्टिकल्स में देखने के लिए मिलेगा। इस तरह से उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि जो गोल्ड फॉयल के जो गोल्ड एटम्स हैं, उन गोल्ड एटम्स के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, उनसे ये फास्ट मूविंग जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट होंगे।
बट साथ में उन्होंने ये भी एक्सपेक्ट किया था कि नो मच डिफ्लेक्शन वाज एक्सपेक्टेड, डिफ्लेक्शन तो होगा लेकिन बहुत अधिक डिफ्लेक्शन नहीं होगा, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होगा, लिटिल डिफ्लेक्शन होगा, ऐसी उम्मीद रदरफोर्ड साहब की थी। तो इन सभी चीज़ों को उन्होंने इकट्ठा किया, इस उम्मीद के साथ उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड साहब ने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने यहाँ पर गोल्ड फॉयल लिया जो कि 1000 एटम्स थिक था। इसका अर्थ ये है कि गोल्ड फॉयल एटम से मिल करके बना होगा ना, कोई भी सब्सटेंस एटम से मिलकर बनता है। एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन एलिमेंट, एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए सब्सटेंस, एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज के सब्सटेंस, ऑब्जेक्ट हो, एलिमेंट हो, एनीथिंग हो, उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? एटम्स। हर चीज एटम से मिलकर बना हुआ है, तो गोल्ड फॉयल भी एटम से ही मिलकर के बना होगा। तो सामने यहाँ पर गोल्ड फॉयल को रखा जाएगा जो कि थिनेस्ट पॉसिबल फॉयल है और इसकी थिकनेस अबाउट 1000 एटम्स है। इसको डबली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किया जाएगा या हिट किया जाएगा। ये जो डबली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनको फास्ट मूवमेंट के साथ, हाई स्पीड के साथ इन अल्फा पार्टिकल से इस गोल्ड फॉयल को हिट किया जाएगा। और यही काम रदरफोर्ड साहब ने किया कि गोल्ड फॉयल को सामने लिया, अल्फा पार्टिकल्स लिया, अल्फा पार्टिकल्स को हाई स्पीड देते हुए उन्होंने अल्फा पार्टिकल से इस गोल्ड फॉयल को हिट किया। दिमाग में उन्होंने ये उम्मीदें लगा रखी थी अपने दिल और दिमाग में कि ऐसा कुछ रिजल्ट देखने के लिए उनको मिलेगा। लेकिन जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उनके उम्मीद से बिल्कुल अलग हटकर के, उम्मीद से बिल्कुल परे रिजल्ट देखने के लिए मिला, ऑब्जर्वेशंस उनको देखने के लिए मिले। वो ऑब्जर्वेशन, वो रिजल्ट उनको देखने के लिए मिला जिसकी उम्मीद उन्होंने बिल्कुल भी नहीं की थी, जिसका एक्सपेक्टेशन उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया था। तो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन क्या देखने के लिए मिला, रिजल्ट क्या देखने के लिए मिला उनको अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान, वो ये था कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट। ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट पास हो गए, यानी कि अल्फा पार्टिकल्स इधर से आए और सीधे के सीधे इस पार निकल गए, इस पार से आए और सीधे के सीधे इस पार निकल गए। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे उस पार से इस पार निकल गए, गोल्ड फॉयल को छेदते हुए। यूं कह सकते हैं कि इस पार से उस पार निकल गए गोल्ड फॉयल के ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स। इसकी तो उन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। नेक्स्ट चीज उन्होंने क्या देखा कि सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय ए स्मॉल एंगल, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो बहुत ही छोटे एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, यानी कि इधर से ये अल्फा पार्टिकल्स आए और डिफ्लेक्ट होकर के ऐसे सीधे नहीं जा करके ये छोटे थोड़े से डिफ्लेक्शन के साथ ऐसे चले गए, है ना, या फिर थोड़े से डिफ्लेक्शन के साथ ये ऐसे चले गए, इस पार से उस पार ही गए, लेकिन लिटिल डिफ्लेक्शन के साथ, छोटे एंगल के डिफ्लेक्शन के साथ ये कुछ अल्फा पार्टिकल्स इस पार से उस पार निकल गए, पर ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट इस पार से उस पार निकल गए, क्रॉस कर गए गोल्ड फॉयल को। और फिर उन्होंने मार्क किया कि एवरी 12,000 अल्फा पार्टिकल्स में से 1 अल्फा पार्टिकल रीबाउंड हो गया, यानी कि 180 डिग्री के एंगल पर वो डिफ्लेक्ट बैक हो गया, यानी कि हर 12,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसे आया और यहां से टकरा करके वापस निकल गया, जिधर से आया उधर ही चला गया। 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन शो किया। हर 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ने ऐसा रिजल्ट शो किया। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि आप एक गेंद लेकर के सामने दीवार पे मारते हैं और दीवार से टकरा कर सीधा गेंद वापस आती है, वैसे ही जब ये अल्फा पार्टिकल्स आए गोल्ड फॉयल से टकरा करके और सीधा वापस लौट गए। 180 डिग्री का, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन इन्होंने शो किया, रिबाउंड हो गए।
हर 12,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि बच गए 11,999, है ना, 11,999 अल्फा पार्टिकल्स। उसमें से थोड़े से अल्फा पार्टिकल्स ने लिटिल डिफ्लेक्शन यहां पर शो किया था स्मॉल एंगल पर, और बाकी सारे के सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे इस पार से उस पार निकल गए थे अल्फा पार्टिकल्स। ये रिजल्ट देखने के लिए, ऑब्जर्वेशन देखने के लिए रदरफोर्ड साहब को अपने एक्सपेरिमेंट में मिला था। अब इस रिजल्ट का क्या अर्थ था, ये उन्होंने अर्थ निकाला, इसके मायने निकाले, और फिर वो एक कंक्लूजन पर पहुंचे, एक निष्कर्ष पर पहुंचे। वो कंक्लूजन ये था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। एटम के अंदर ज्यादातर जो स्पेस है वो खाली है, तभी तो ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल से स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे के सीधे इस पार से उस पार निकल गए, ज्यादातर स्पेस खाली थे। यानी कि जो जे थॉमसन साहब ने एटॉमिक मॉडल दिया था वो यहां पे गलत साबित हो रहा है। उनका एटॉमिक मॉडल क्या था, याद कीजिए एक बार फिर से, मैं आपको याद दिलाऊं, यहां पे बना रहा हूं एक छोटा सा। उन्होंने कहा था कि एटम स्फेरिकल शेप का होता है, और ये पूरा का पूरा जो स्फीयर होता है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, यानी कि पूरा का पूरा स्फीयर ही प्रोटॉन होता है, ऐसा कहना था जे थॉमसन साहब का। और इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। ये ठीक वैसे ही जैसे कि तरबूज होता है, और तरबूज का जो पूरा का पूरा हिस्सा लाल खाने वाला है वही है पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, यानी कि प्रोटॉन, और जगह जगह जो उसमें बीज होते हैं वही हो गए एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स। या फिर क्रिसमस पुडिंग की उन्होंने चर्चा करी थी कि पुडिंग में जो पूरी की पूरी मिठाई है स्फेरिकल शेप में वो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, और उसमें जगह जगह जो ड्राई फ्रूट्स एम्बेडेड होते हैं वही इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे तुलना करी थी। यानी कि इस मॉडल के हिसाब से तो यह बात समझ में आती है कि कहीं भी कोई भी जगह खाली नहीं है एटम के अंदर। पूरी की तरह से पूरा का पूरा जो एटम है वो कंप्लीटली पैक्ड है, जिस तरह से क्रिसमस पुडिंग कंप्लीटली पैक्ड होता है, फिल्ड होता है, या फिर तरबूज वाटरमेलन कंप्लीटली फिल्ड होता है, एम्प्टी स्पेस उसके अंदर नहीं होता, उसी तरह से कंप्लीटली फिल्ड था। ऐसा जे थॉमसन साहब के मॉडल से ये बात साबित होती है। अगर ऐसा होता तो जो भी अल्फा पार्टिकल्स जाते वो यहां से रिबाउंड होते। क्या होते हैं? रिबाउंड होते। उनमें डिफ्लेक्शंस देखने के लिए मिलता, लिटिल डिफ्लेक्शन ही देखने के लिए मिलता, बट डिफ्लेक्शन उनको देखने के लिए मिलता। लेकिन यहां पर तो वैसा नहीं हुआ ना, क्योंकि अगर पूरी की पूरी दीवार भरी है, ये व्हाइट बोर्ड भरी है, इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर हम एक गेंद मारेंगे, एक पत्थर मारेंगे, कोई भी कंकड़ मारेंगे तो टन की आवाज आएगी और वो टकरा करके वापस रिबाउंड करेगी। कुछ ऐसे होंगे कि जो टोटी 180 डिग्री पे रिबाउंड होगी, सीधा वापस जाएगी, कुछ थोड़ा सा रिबाउंड करके ऐसे गिर जाएगी, कुछ टकरा करके ऐसे गिर जाएगी, कुछ टकरा करके सीधा ऐसे गिरेगी। यानी कि एंगल ऑफ जो डिफ्लेक्शन हो वो लिटिल हो, मोर हो, मच मोर हो, जितना भी हो, लेकिन डिफ्लेक्शन शो होगा, मिलेगा अगर ये कंप्लीटली फिल्ड है जैसे कि व्हाइट बोर्ड है। बट यहां पर क्या देखने के लिए मिल रहा है कि ज्यादातर मोस्ट ऑफ जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पार से उस पार निकल जा रहे हैं, उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है। यह तभी पॉसिबल होगा जब इसके अंदर एम्प्टी स्पेस होगा। यानी कि अब आप तुलना कर सकते हैं एक ऐसे बाउंड्री की जिस बाउंड्री में जगह जगह ऐसे खंबे लगे हुए हैं, और उन खंभों के बीच जगह जगह ऐसे खंबे लगे हुए हैं, और उन खंभों के बीच तार लगे हुए, कांटेदार तार लगाकर बाउंड्री बनाते हैं ना, फेंसिंग करते हैं ना, उस कांटेदार तार की वजह से भी लोग या अनवांटेड पर्सन्स हो या अनवांटेड एनिमल्स हो अंदर बाहर नहीं होते, इसीलिए तो फेंसिंग किया जाता है ताकि अनवांटेड थिंग्स अंदर से बाहर नहीं और बाहर से अंदर नहीं आए।
तो अनवांटेड लोगों को या एनिमल्स को, स्टे एनिमल्स को रोकने के लिए ये फेंसिंग जगह जगह पे की जाती है। तो उस फेंसिंग में क्या किया गया है कि जगह जगह पिलर्स लगे हुए हैं, वुडन पिलर्स हों, बैम्बू पिलर्स हों, या फिर मेटालिक पिलर्स हों, या फिर सीमेंटेड पिलर्स हों, जो भी हो, और उन पिलर्स के बीच में वार्प्ड वायर्स यानी कि कांटेदार तार लगे हुए हैं। आपने देखा होगा जो कांटेदार तार लगाए जाते हैं वो कुछ कुछ डिस्टेंस पे लगाए जाते हैं, और हर 2 कांटेदार तार के बीच में एम्प्टी स्पेस होता है, खाली जगह होती है। अगर ऐसे वार्प्ड जो वायर से बनी हुई फेंसिंग, उस फेंसिंग के पास खड़ा होकर के एक बच्चा अगर ढेर सारे कंकड़ ले लिया है, पत्थर के टुकड़े ले लिया है, और वो ऐसे ऐसे थ्रो कर रहा है, क्या देखेंगे आप कि ज़्यादातर जो कंकड़ है, पत्थर हैं, वो सीधा इस पार से उस पार निकल जाएंगे, क्योंकि 2 वार्प्ड वायर्स के बीच में एम्प्टी स्पेसेस बहुत अधिक है, यानी कि उस फेंसिंग में एम्प्टी स्पेसेस बहुत अधिक हैं। इसीलिए इस पार से उस पार वो कंकड़ पत्थर जो है, जो वो बच्चा थ्रो कर रहा है, फेंक रहा है, वो निकल करके सीधे चले जाएंगे। बहुत कम ऐसे कंकड़ या पत्थर होंगे जो सीधे उस वायर से टकराएंगे, तार से, वार्प्ड कांटेदार जो तार है उससे टकराएंगे, और टकरा करके वो डिफ्लेक्ट होंगे और टन की आवाज आएगी। और बहुत 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 कम ही ऐसे चांसेस आएंगे कि जब कोई कंकड़ जाकर के उस वायर के बिल्कुल सेंटर को हिट करेगा और वहां से रिबाउंड होगा 180 डिग्री पे। ऐसा ही सिचुएशन यहां पर इस गोल्ड फॉइल के एटम्स के साथ है कि एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस एम्प्टी है, खाली है, तभी ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सीधे इस पार से उस पार निकल गए थे, और सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय ए स्मॉल एंगल। इसका अर्थ है कि उसमें जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो कहीं कहीं इधर उधर बिखरे पड़े हैं, और जब ये उनसे जब ये पॉजिटिव चार्ज्ड डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस यानी अल्फा पार्टिकल्स स्टैकिंग हो रही है, तो ये अल्फा पार्टिकल्स लिटिल डिफ्लेक्शन के साथ इस पार से उस पार जा रहे हैं। बट जो एवरी 12,000 अल्फा पार्टिकल्स में से जो 1 अल्फा पार्टिकल है वो 180 डिग्री पे रिबाउंड कर रहा है, वापस लौट रहा है टकरा करके। इसका अर्थ है कि इस एटम का जो टोटल मास है या टोटल जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक बहुत ही छोटे स्पेस में, छोटे एरिया में कंसंट्रेटेड है। जब उससे छोटे स्पेस, छोटे कंसंट्रेटेड एरिया के पास जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है और एटम का पूरा मास कंटेन करता है, वहां पर जब जाकर के अल्फा पार्टिकल टकराता है तो वो 180 डिग्री पे रिबाउंड होता है। ये निष्कर्ष उन्होंने निकाले और यही मैंने यहां पर लिखे हैं कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस क्या है? खाली है। पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्युपाइज वेरी लिटिल स्पेस ऑफ द एटम। एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो एटम का बहुत 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 कम स्पेस घेरे हुए है। ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी लिटिल स्पेस ऑफ द एटम। एटम का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है और पूरा का पूरा जो मास है वो एक बहुत ही छोटे स्पेस में कंसंट्रेटेड है, केंद्रित है एटम के अंदर। बाकी सारा जगह तो खाली ही खाली है। ये कंक्लूजन रदरफोर्ड साहब ने निकाला और जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो हम लोग भी तो ऐसा ही सोच करके कंक्लूजन निकाल रहे हैं ना, तो रदरफोर्ड साहब ने ऐसा ही निकाला। अब है कि इसके साथ साथ रदरफोर्ड साहब ने कुछ कैलकुलेशंस भी किए। उनके कैलकुलेशन ये आया कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 10⁵ टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम। आपको पता है कि आगे बताया जाने वाला है कि जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में ही पूरा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है। एटम का ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो मास है वो कंसंट्रेटेड है और उस न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो रेडियस पूरे एटम के रेडियस से 10⁵ टाइम्स छोटा है। पूरे एटम के रेडियस से न्यूक्लियस का रेडियस 10⁵ टाइम्स छोटा है। आप इस अंदाजा लगा सकते हैं कि न्यूक्लियस
कितने छोटे एरिया में कंसंट्रेटेड है, यानी कि कितने छोटे स्पेस में एटम का पूरा मास और पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है। ये उनका मैथमेटिकल कैलकुलेशन था और फिर उन्होंने इसके बेसिस पर अपना एटॉमिक मॉडल दे दिया, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल यहां पर आ गया। आप देख सकते हैं कि इस एटॉमिक मॉडल में उन्होंने क्या बताया है, स्फेरिकल शेप, यानी कि एटम का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। न्यूक्लियस इज एट सेंटर, न्यूक्लियस जो होता है एटम के सेंटर में होता है। यहाँ पर बना के आपको दिखाया है कि जो न्यूक्लियस का एटम है वो कहाँ है, सॉरी एटम का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का एटम नहीं, एटम का न्यूक्लियस, तो जो एटम का न्यूक्लियस है वो एटम के सेंटर में है। देन न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स, और न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है एटम का, वो न्यूक्लियस में ही होता है। और न्यूक्लियस एटम के सेंटर में होता है और पूरा का पूरा एटम क्या होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। देन न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज, जब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, यानी कि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है। देन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स, और बच गया इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के, वो इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं एक सर्कुलर पाथ में, यानी कि इलेक्ट्रॉन ये सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे सर्कुलर पाथ्स बने हुए हैं, है ना। और उन्हीं सर्कुलर पाथ्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये रदरफोर्ड साहब का मॉडल ऑफ एन एटम था। डायग्राम भी मैंने आपको यहाँ पर बना दिया, है ना। और वो जो सर्कुलर पाथ्स हैं, जिन सर्कुलर पाथ्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, उनको हम कहते हैं ऑर्बिट्स। यानी कि ये हो गया न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज्ड, इसीलिए पूरा का पूरा न्यूक्लियस ही पॉजिटिव चार्ज्ड हो गया। उसके चारों तरफ ये पाथ बने हुए हैं, सर्कुलर पाथ हैं, इन सर्कुलर पाथ्स को कहते हैं ऑर्बिट्स। और इन्हीं ऑर्बिट्स में, इन्हीं सर्कुलर पाथ्स में जो नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन्स, वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ वो चक्कर लगाते हैं। कुल जो एटम है वो स्फेरिकल शेप का होता है और एटम के सेंटर में ही यह न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन होता है। ये रदरफोर्ड साहब का मॉडल ऑफ एन एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम था जो उन्होंने दिया। चलिए अब हम देखते हैं कि रदरफोर्ड साहब का जो मॉडल ऑफ एन एटम था उसके ड्रॉबैक्स क्या थे। ड्रॉबैक्स की चर्चा करें तो यहाँ पर बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ्स में, यानी कि ऑर्बिट्स में, सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे न्यूक्लियस के चारों तरफ। अगर ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेंगे न्यूक्लियस के चारों तरफ, तब उन इलेक्ट्रॉन्स में एक्सेलरेशन ज़रूर होगा। क्या होगा? एक्सेलरेशन ज़रूर होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है आपने पढ़ा होगा, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी चेंज करने की जो रेट होती है उसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको अलग क्लास में फिर से आपको मैं एक बार अच्छी तरह से समझा दूंगा कि वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, एक्सेलरेशन क्या है ना। तो फिलहाल यहाँ पर ये जानना है कि जब ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये सर्कुलर पाथ्स बने हुए यानी ऑर्बिट्स बने हुए हैं, इन्हीं ऑर्बिट्स में सर्कुलर पाथ्स में इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन्स में एक्सेलरेशन होगा। और जब उनमें एक्सेलरेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रेडिएट करेंगे। जब एक्सेलरेशन होगा तब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? एनर्जी रेडिएट करेंगे, यानी कि एनर्जी छोड़ेंगे। और जब वो एनर्जी रेडिएट करेंगे तो वो अपनी एनर्जी लूज करेंगे, यानी कि अपनी एनर्जी को धीरे धीरे
खोते चले जाएंगे और एक ऐसा समय आएगा जब इलेक्ट्रॉन्स की सारी एनर्जी लॉस्ट हो चुकी होगी, खो चुकी होगी, रेडिएट हो चुकी होगी, खत्म हो चुकी होगी। अब इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई एनर्जी बची ही नहीं होगी। और आपको पता है हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब इलेक्ट्रॉन के पास कोई एनर्जी ही नहीं बची तो वो फिर न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कैसे करेगा, चक्कर कैसे लगाएगा? नहीं लगाएगा। वो अपना पोजीशन कैसे मेंटेन करेगा? नहीं मेंटेन करेगा। फिर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है और न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज है। और आपको यहाँ पर बताया था कि अपोजिट चार्जेज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि यहाँ पर दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, एक निगेटिवली चार्ज है, दूसरा पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा और उस अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स गिर जाएंगे न्यूक्लियस पर, न्यूक्लियस में समा जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स फॉल करेंगे, न्यूक्लियस में जाएंगे, तो जाहिर सी बात है साथ साथ जो उनका पाथ है, जिस पाथ में रिवॉल्व कर रहे थे, वो पाथ भी सिकुड़ता चला जाएगा। यानी कि एटम जो है वो अपना शेप कभी भी मेंटेन नहीं कर पाएगा। कंटिन्यूअसली उसका शेप जो है वो डी शेप होता रहेगा, वो चेंज होता रहेगा और अंततः वो जाकर के केवल एक न्यूक्लियस के रूप में कन्वर्ट होकर रह जाएगा। यानी कि एटम कभी भी स्टेबल नहीं होगा, एटम अनस्टेबल होगा। और अभी अभी हमने चर्चा किया था और पहले भी कई बार चर्चा किया, एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल सब्सटेंसेस, एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। एंड व्हाट इज मैटर आपको पढ़ाया था, मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास। तो जो भी मैटर है, हर मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? एटम है। और जब एटम ही अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है, तो जिस अनस्टेबल एटम से मिलकर के मैटर बना हो, क्या वो मैटर, वो मटेरियल स्टेबल रहेगा? नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। यानी कि मैटर नॉट एग्जिस्ट स्टेबल, मैटर भी स्टेबल एग्जिस्ट नहीं करेगा। जिस फॉर्म में हम किसी भी मैटर को देख रहे हैं, उस फॉर्म में वो मैटर हमको दिखाई नहीं देता है ना। लेकिन मैटर तो हमको स्टेबल दिखाई दे रहा है। अगर मैटर स्टेबल दिखाई दे रहा है तो इसका अर्थ है कि जिस एटम से मिलकर के मैटर बना है, वो सारे एटम्स भी स्टेबल हैं। यानी कि एटम्स आर स्टेबल, ये हमको मालूम है। यहां साबित हो रहा है एटम्स आर अनस्टेबल, बट हमको दिख रहा है प्रैक्टिकली और हमको मालूम है कि एटम्स आर स्टेबल। अब बताइए, दोनों कंट्राडिक्टरी बातें हो गई। रदरफोर्ड साहब का एटॉमिक मॉडल बता रहा है कि एटम अनस्टेबल है, प्रैक्टिकल लाइफ बता रही है, मैटर के एग्जिस्टेंस इस बात को बता रही है कि एटम स्टेबल है। ये दोनों दो विपरीत बातें, अलग अलग बातें, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं रदरफोर्ड साहब का एटॉमिक मॉडल गलत है। कुछ ना कुछ कमियां उनके एटॉमिक मॉडल में हैं, जिसकी वजह से ये कंट्राडिक्शन आ रहा है कि उनका एटॉमिक मॉडल कह रहा है कि एटम अनस्टेबल है, जबकि प्रैक्टिकली और हर मैटर का एग्जिस्टेंस इस बात को बता रहा है कि एटम स्टेबल है। तो रदरफोर्ड साहब के एटॉमिक मॉडल में कमियां इस तरह से आ गई, और जब कमियां आ गई तो उन कमियों को दूर करना पड़ेगा और बिना कमी वाला एटॉमिक मॉडल बनाना पड़ेगा। तो जे थॉमसन साहब का एटॉमिक मॉडल बिल्कुल परफेक्ट नहीं था, उनमें जो कमियां थी उन कमियों को बहुत हद तक रदरफोर्ड साहब ने दूर किया। उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, बट अब रदरफोर्ड साहब के एटॉमिक मॉडल में भी कमियां दिख रही हैं। तो इन कमियों को भी दूर करके एक परफेक्ट एटॉमिक मॉडल बनाने की ज़रूरत है, और ये काम करेंगे नील बोर साहब। तो जब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो नील बोर साहब के एटॉमिक मॉडल के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और जब नील बोर साहब का एटॉमिक मॉडल की चर्चा हम लोग कर लेंगे, तब उसके बाद तीनों के ही, यानी कि जे थॉमसन साहब का एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड साहब का एटॉमिक मॉडल और नील बोर साहब का एटॉमिक मॉडल के हम लोग कंपैरिजन करेंगे, उसमें तुलना करके देखेंगे कि इन तीनों ही एटॉमिक मॉडल्स में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। पहले तो नील बोर साहब को पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।